हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। देखो यार ये 10 सवाल बेमिसाल हैं और ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। चुन चुनकर मैं ये सवालों को लेकर आया हूं। हर एक चैप्टर के हम 10-10 सवाल कर रहे हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग इस सीरीज को पूरा देखना। 2 चैप्टर्स आप कर चुके हो, तीसरा चैप्टर अभी होगा। मेरे सेशन में आने से पहले कुछ शर्तें होती हैं। जो भी सवाल मैं दिखाऊंगा वो सवाल आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। मैथ्स ऐसे की जाती है, आपको कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितनी इस चैनल पे मेरी वीडियोस आ रही है बस आप उतने सवाल कर लो, गारंटेड उसके बाहर से आप लोगों के पास एक भी सवाल नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं लगभग 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपको, और उनमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस आने हैं। तो यही सवाल आपके पास आएंगे ये 4-5 दिन, जो भी है 3-4 दिन, ये आप मेरे साथ जमकर बैठ के पढ़ लो, आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले। ठीक है, तरीके से कर लोगे तो ठीक। तो पहले खुद कोशिश करो, नहीं समझ में आता है, नहीं हो पाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इस तरीके से करना है। वीडियो को आप 1.5x पे देख सकते हो जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। बाकी पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग जानकारी आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। वन मोर थिंग गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना 2 लिंक है, वो दोनों लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिंक आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने एक पीडीएफ में एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है। दूसरे पहले वाले लिंक में मेरे पास डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स, है ना। उस लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे, दोनों लिंक्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुलेगा। कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फिर एक पीडीएफ खुलेगा, है ना। उसमें जो बच्चे फोन से ज्वाइन कर रहे हैं उनका वो पीडीएफ डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। उसके बाद उस लिंक पे, पीडीएफ में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, एक शीट खुलेगा, वहां पे आपको मैथ्स के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और मैथ्स के कुछ सैंपल पेपर, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स, दोनों के सैंपल पेपर आप लोगों को वहां पे शीट में मिल जाएंगे। तो लुफ्त उठा लो। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है आज के दिन हमारे पास। बहुत बढ़िया सवाल है यार। 2021 टर्म 1 में आप लोगों के पास ये सवाल आया था। कहते हैं कि अगर आपके पास ये कोई इक्वेशन है तो आपको वो दूसरी इक्वेशन बतानी है जिसके साथ ये पैरेलल लाइंस बनाए, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल्स टू है c1/c2 के। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या है, 9। कैसे पहचानोगे? मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9x हो जाएगा। तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। स्टार्टिंग के 2 रेशो सेम होने चाहिए। क्या यहां पे 9x है? क्या यहां पे 6y है? नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब यहां पे कितना है? -12। आई गेस ये माइनस होगा शायद, है ना। 12x - 8y। तो अगर मैं इस इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -12x माइनस माइनस प्लस 8y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 4 20 हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, -12x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, है ना, या इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि थर्ड वाले रेशियो से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बस इक्वल नहीं होना चाहिए, वो बस 5 के उसमें नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए वो। बाकी 20 के अलावा और वो कुछ भी हो जाए तो 7 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे वाली दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर है। तो इस इक्वेशन के साथ जब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशो निकालोगे तो वो पैरेलल लाइंस वाले कंडीशन में आ जाता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k such that the following equation have infinitely many solution? खुद करो, पहले सॉल्व खुद करो, है ना, फिर मैं तो खैर करवाऊंगा ही। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। कभी भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन आएगी बेटा, तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि RHS में 0 होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? -3x प्लस ky, 9 इधर आ जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी कंडीशन है आपके पास। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है और उसने क्या बोला है? मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि सारे रेशियोज इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना, सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो a1/a2 यानी कि 1/-3 इज इक्वल्स टू -2/k
इज इक्वल्स टू -3/9, ये हो जाएगा। अब या तो इसके साथ इसको कंपेयर कर लो या तो इसके साथ कंपेयर कर लो, किसी के भी साथ कंपेयर कर लो। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहां भी कंपेयर करोगे तो भी k की वैल्यू 6 ही आने वाली है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। बहुत सिंपल है, एमसीक्यू है ना। अगला सवाल, अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? तो आपको पता है यार, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो ये होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। बट कहीं पे यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा दिख रहा है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कि a1b2 डज नॉट इक्वल्स टू b1a2, कहीं पे दिख रहा है ऐसा। a1b2 इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, a1b2 डज नॉट इक्वल्स टू a2b1, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हबे ये यहाँ पे क्या होगा कंटेंट टीम का, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, चलो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर करने हैं एनसीईआरटी से, और एक है आपके पास डेली हैंड रिटन नोट्स का लिंक होगा, जिसके थ्रू आप लोग क्या नाम है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, हाँ 100 PYQ मैथ्स के सैंपल पेपर और वो भी। अच्छा, एक और लिंक होगा डाउट सेशन का, मैथ्स में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो 1-to-1 डाउट्स के लिए आप लोगों के लिए वो बिल्कुल कुछ फ्री क्लासेस अरेंज करी हैं, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आप लोगों के पास है असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है आपके पास? असर्शन यहां पे कहता है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव सॉल्यूशन। अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन है, तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, इज इक्वल्स टू b1/b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है बेटा k है, डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, c1 कितना है 3 और c2 कितना है 8। तो इसको इधर भेज दो, पहले काटा पीटी कर दो 1 और 2, और इसको इधर भेज दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो असर्शन में भी क्या कहता है कि k की वैल्यू कितनी है 2 है, इसका मतलब असर्शन सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या कहता है भैया, रीजन कहता है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y - 4 is equals to 0 and 2x + ky is equals to 3 and 2x + ky is equals to 3, है ना। तो 3 को इधर ले आऊं, अगर मैं 3 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + ky - 3 is equals to 0, -3 is equals to 0, does not have a solution, यूनिक डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, यानी कि ये भी नो सॉल्यूशन वाला है। तो यहां पे भी k की वैल्यू 2 कह रहा है, तो a1 कितना है बेटा 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1 कितना है, इसको इधर, तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, तो यहां पे भी k की वैल्यू 2 है। रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन और रीजन दोनों की दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों के दोनों करेक्ट है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या रीजन की वजह से हमारा असर्शन सही हुआ है? नहीं, ये तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, बट दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर रीजन में वो ये लिखता कि दो इक्वेशन है आपके पास, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 और a1/a2 is equals to b1/b2 but does not equals to c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अगर ऐसा लिखा होता तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती, बट ये तो नहीं है, तो दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो उसको। ठीक है, चलो अगला सवाल, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कह रहे कि सी की मैं कोई भी वैल्यू रख लूं तो इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 is equals to does not equals to b1/b2। यहां पे c1 और c2 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो c1 और c2 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 5 है, b1 कितना है बेटा इसका -2 है और b2 कितना है इसका -10 है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आगे वाले दोनों रेशो बराबर आ गए।
अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो असर्शन गलत है, असर्शन गलत है तो रीजन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे भी लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू। यही सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे लिखा हुआ है असर्शन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोगों के पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। क्या ये केस स्टडी सवाल कहता है? कहता है बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स अ बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज द वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर, स्टोरीज, क्विज, ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 2 days and additional charges for subsequent days. Amruta paid 22 for a book and kept it for 6 days. Radhika paid 16 for keeping the book for 4 days. Assume that the fixed charge be X and additional charge per day be Y. अब देखो क्या है, कहते हैं ये एक चच्चा है हमारे शॉपकीपर वाले, है ना, शॉपकीपर वाले चच्चा हैं। तो ये इनकी दुकान में बहुत सारी किताबें रखी है। अब चच्चा क्या करते हैं, अगर किसी को भी बुक देते हैं, रेंट पे देते हैं, रेंट पे, बेच नहीं रहे, ये रेंट पे बुक दे रहे हैं। रेंट पे किस प्रकार से देते हैं? पहले 2 दिन के फिक्स चार्ज पे, पहले 2 दिन जो चार्ज लेते हैं फिक्स लेते हैं, और उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लेते हैं। मतलब क्या है इसका, ये समझो। मतलब ये है कि अगर मैं शॉपकीपर हूं, आप मेरे से किताब खरीदने जाओगे, तो अगर आप मेरे से पूछोगे भैया 1 दिन का कितना पैसा लोगे आप, मैं बोलूंगा 10 रुपए। अगर मैं बोलूंगा भैया 2 दिन का कितना लोगे, तो भी मैं बोलूंगा 10 रुपए। चाहे आप 1 दिन रखो चाहे 2 दिन रखो, आपको 10 रुपए देने ही देने हैं। अगर मैं बोलूं भैया 3 दिन के कितने रुपए लोगे, तो मैं बोलूंगा यार पहले 2 दिन के तो 10 रुपए फिक्स देने ही देने, चाहे आप 1 घंटे में वापस कर दो मेरे को किताब, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले 2 दिन तक का चार्ज 10 रुपए ही रहेगा। उसके बाद में हर दिन के 2 रुपए लूंगा आपसे। तो कितने रुपए हो जाएंगे? पहले 2 दिन के 10 रुपए देने हैं मुझे, तीसरे दिन के कितने देने हैं मुझे? 2 रुपए देने हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं 4 दिन के लिए रखता हूं तो पहले 2 दिन के 10 रुपए, तीसरे दिन के 2 रुपए, चौथे दिन के 2 रुपए, तो कितना हो जाएगा? ये 14 रुपए हो जाएगा, है ना। तो ये होता है फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज। ये तो हमारा फिक्स है, ये तो हमें देना ही देना है, और ये हमारा क्या है? पर डे का चार्ज है। अब 2 बच्चियां हैं, एक है अमृता। अमृता ने कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए किताब ली, और कितने रुपए देने पड़े बेचारी को? 22 रुपए देने पड़े। राधिका थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, मतलब मन नहीं कर रहा है राधिका का पढ़ने का, तो उसने सिर्फ 4 दिन के लिए किताब ली, और उसे कितने रुपए देने पड़े? 16 रुपए देने पड़े। अब वो कह रहे हैं कि जो फिक्स चार्ज है उसको x अज्यूम करो, और जो पर डे का चार्ज है उसको y अज्यूम करो, और फिर यहां पे वो बोलेगा कि ग्राफ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, यानी कि इक्वेशन बनाओ। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो मतलब इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ। तो बना लो भैया इक्वेशन, बना लो भैया इक्वेशन। क्या कहता है? 6 days, पहले अमृता की बात करते हैं। अमृता 6 दिन, 6 में से 2 दिन तो फिक्स है, प्लस बाकी के बच्चे कितने? 4 दिन, है ना। तो 2 दिन के फिक्स चार्ज तो उसको कितना देना पड़ेगा? x रुपए देना पड़ेगा। अब जो पर डे का चार्ज है, पर डे का चार्ज है, पर डे का चार्ज, पर डे का चार्ज वो कितना है? y रुपीज है, y रुपीज है। अब 1 दिन के अगर y रुपए देने पड़ते हैं तो 4 दिन के कितने देने पड़ेंगे? 4y रुपीज देने पड़ेंगे, है ना। और टोटल कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं अमृता को? 22 रुपए। अब राधिका जी की अगर हम बात करें, तो राधिका जी की अगर हम बात करें, तो राधिका जी ने कितने? 4 दिन के लिए किताब खरीदी, 4 दिन में 2 दिन के लिए प्लस 2 दिन के लिए, है ना। 2 दिन का तो फिक्स चार्ज है, x रुपए देने ही देने उनको, है ना। 1 दिन का अगर बाकी उसके अलावा जो एडिशनल डेज होंगे, 1 दिन का अगर y रुपए है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो x + 2y दूसरी इक्वेशन बन गई, x + 4y = 22, ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी, बनानी है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, दोनों का, अमृता और राधिका का अलग अलग है, हाँ, ये अमृता का हो जाएगा। What are the fixed charges for a book? अब आपको x और y की वैल्यू भी निकालनी है, फिक्स चार्जेस। तो x + 4y
जो था वो था 22 के बराबर बेटा, और x प्लस 2y जो था वो था बेटा 16 के बराबर। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एलिमिनेशन मेथड यूज करें या सब्स्टिट्यूशन। बेटा जब तक सवाल में बोला नहीं गया ना कि इस मेथड का यूज करना है, तब तक आपकी मर्जी है, आप मालिक हो, आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड यूज करो। लेकिन अगर उसने सवाल में बोल दिया कि एलिमिनेशन यूज करना है तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बोलेगा तो सब्स्टिट्यूशन। मेरे को तो एलिमिनेशन अच्छा लगता है। काट दो तबाही मचा दो ससुरा, यहाँ पे सबको काट दो, काटने में तो वैसे भी एक्सपर्ट हो तुम लोग। ठीक है जी, आ जाओ। तो y की वैल्यू तो आ गई भाई 3। ठीक है, y क्या है हमारा, पर डे का चार्ज है, पर डे का चार्ज, यानी कि एक दिन का उसको 3 रुपए देना पड़ता है। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालू, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना है, 16 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, तो x प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10। तो ये आपका हो गया फिक्स चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज 10 रुपए तो दो दिन के देने ही देने है ना, और बाकी उसके हिसाब से आगे आने वाले दिनों के 3-3 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये था आपका केस स्टडी क्वेश्चन। अब एक सवाल और है आप लोगों के पास, वर्ड प्रॉब्लम। देखो इस चैप्टर में आप लोगों को जो फंसाएगा वो वर्ड प्रॉब्लम ही फंसाएगा, बाकी मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, वो 1-2 मार्क्स का सवाल आता है और वो आप लोग कर लोगे जितना मेरे को लगता है, अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो फिर है सुना था, उस टाइम पे ये वाला सवाल गाना बजेगा आपके दिमाग में, है सुना था पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू। है ना। चलो अब इसी से मेरे को एक और चीज याद आ गई, अभी 10:30 बजे हम लोगों का एक सेशन स्टार्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट पेपर, जो कि मैंने मॉक टेस्ट पेपर बनाया है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। ठीक है, क्या पता वैसा ही कुछ सवाल आ जाए आप लोगों के फाइनल एग्जाम में 2024 का, है ना, वैसे ही पेपर आ जाए आप लोगों के पास। लाइव वो सेशन होने वाला है, वीक क्विज भी होगा उस सेशन में, बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी है। मैंने बोला जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो सारे सेशंस अटेंड करने, है ना। आधे आधे घंटे का ब्रेक होगा हर सेशन के बाद, और उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा पढ़ते रहो दिन भर मैथ्स। ठीक है जी, चलो। एट द बेंगलुरु मैराथन, अब देखो ये इतना बढ़िया सवाल है ना, आप लोग बोलोगे भैया ऐसा भी हो सकता है क्या। 42 किलोमीटर रूट इज डिजाइंड सच दैट marathoners run in a straight line of 21 kilometer, return back along the same path in the opposite direction. A marathoner running against the wind, ठीक है, covered the first half of the marathon in 2 hours. Okay, then covered the second half running with the wind in 1.5 hours. Assume that the marathoner ran at a constant speed and that the wind of the speed and direction did not change throughout the marathon. Calculate the speed in kilometer per hour and marathoner and wind, show your steps. अब देखो सबसे पहले सवाल को समझो, देखो बेटा एक मैराथन कंडक्ट करी गई। अब उस मैराथन में बोला गया क्या कि यार ये 21 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों को कवर करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जितने भी वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे पहले वो इस डायरेक्शन में गए, अब देखो हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं। काश इस हवा के साथ वो भी होती तो फिर मजा ही आ जाता। क्या कहते हो, मजा आता कि नहीं आता? मजा आता तो लाइक ठोको। ठीक है, तो अब हवा जो है उसने क्या बोला है कि अ मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड, मतलब अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, ये विंड की डायरेक्शन है बेटा, तो मैराथनर जो है वो अगेंस्ट जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, और वो बी पॉइंट तक यानी कि हाफ कवर करने में, यानी कि कितना घंटा लेता है, 2 घंटा लेता है फर्स्ट हाफ। ये मैराथन का फर्स्ट हाफ है, बी पॉइंट पे जाना है, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आना है, ये मैराथन का फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ में उसने 2 घंटे में, यानी कि ए से लेके बी तक वो कितने घंटे में पहुंचा, 2 घंटे में। अब बेटा बी के बाद उन्हें सेकंड हाफ क्या होगा, यही वापस आना है। अब विंड भी इधर है,
भाग भी इधर रहे हैं, तो यहां पे उसका जो टाइम हो गया वो कितने घंटे में कवर कर लिया उसने, 1.5 घंटे में वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक पहुंच गए। अब आप बोलोगे भैया ये कुछ सुनी सुनी सी कहानी, देखी देखी सी, सिमिलर सी कहानी लग रही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, आपने बोट वाले क्वेश्चन में किया होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो बच्चों को लगता है कि बोट वाले सवाल ही बस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बनाता है ना? ऐसा नहीं है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हो, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बेटा जब आप सेम डायरेक्शन में चलते हो, सेम डायरेक्शन में। अब देखो ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ये बंदा इधर, विंड इधर, तो ये क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। और जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, विंड भी इधर है ये भी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। सवाल को समझो, सवाल समझ में आ गया तो फिर बस चकदे फट्टे नब्दे किल्ली हो जाएगी तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना? तो ये हो गया। अब आपको पता है अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं? स्पीड को माइनस करते हैं। तो फिर मैराथनर की स्पीड को अगर मैं x ले लूं, हवा की स्पीड को y ले लूं, तो ये इनकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और डाउनस्ट्रीम में हम क्या करते हैं? स्पीड को ऐड करते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में? x प्लस वाई हो जाएगी। x क्या है? x क्या है हमारी? x है मैराथनर्स की स्पीड। आपको लिखना पड़ेगा लेट द मैराथनर रनिंग x किलोमीटर पर आर की स्पीड से। हवा की जो स्पीड है y किलोमीटर पर आर है। याद रखना आगे मैराथनर की स्पीड आएगी, पीछे विंड की स्पीड आएगी, क्योंकि हवा का बहाव अगर ज़्यादा होगा तो वो भाग ही नहीं पाएगा। फिजिक्स पढ़े होंगे शायद तुम लोग, ठीक है? चलो बस अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपस्ट्रीम वाले में आ जाओ। सबसे पहले अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है? 21। टाइम कितना है बेटा? 2। बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है? 21। टाइम कितना है? 1.5। बस हो गया, हो गया, बस कर दो इसको, डेसिमल हटा दो, 0 लगा दो, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, सॉरी कितना हो जाएगा भाई? 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। ओ ये तो पूरा कट गया बे। वाओ वाओ, बट ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 10.5 कर दो। अब दो इक्वेशन है बेटा आपके पास, एक है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10.5। दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज हो जाएंगे साइन, x से x कट गया, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3.5, है ना? 14 से अगर मैं ये माइनस करूँ तो 3.5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3.5 अपॉन 2, यानी कि 1.75 हो रहा है क्या? किलोमीटर पर आर। 2 1 जा 2, 1.5, 2 7 जा 14। हाँ बिल्कुल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.75। अब y अगर 1.75 किलोमीटर पर आर है तो x की वैल्यू निकाल दो किसी में भी चिपका के, ठीक है जी? इतना आगे कर सकते हो आप आई गेस। तो देख लेते हैं, y की वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी 12.25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7। कर लोगे आई होप। चलो 8वां सवाल है, 7 times 2 number, 2 digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits। अब देखो ये 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। अब क्या कहता है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर आप पिक कर लो, 83 मान लो कोई भी नंबर, तो ये बनता कैसे बेटा? ये जो 3 है ये आपके पास यूनिट प्लेस पे है, और ये जो 8 है बेटा ये आपके पास टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। तो ये जो नंबर बनेगा बेटा ये कैसे बनेगा? 80 प्लस 3 से। अब 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 प्लस 3, 8 इंटू 10 प्लस 3, ये बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। उसी लहजे से हमें जो अपनी डिजिट्स होती है, लेट द डिजिट
एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो हम डिजिट लेंगे उसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, और मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ये x भी ना पीछा नहीं छोड़ती है। और टेंस प्लेस पे जो हमने डिजिट ली है वो क्या मान ली बेटा, y मान ली है। तो हमारा जो नंबर बनेगा नंबर वो क्या बनेगा, मैंने आपको बोला है जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो यूनिट प्लेस पे है उसको सिंपल ऐड करो, तो ये हमारे पास बन गए भैया नंबर बन गए। ये हमारे पास क्या बन गए, नंबर। अब कोई भी आपके पास 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, उसके पास एक और चीज होगी, रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर, अब ये रिवर्सिंग नंबर क्या होता है, 83 है, 83 का रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ गया है, और जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ गया है। तो इसको कैसे बनाओगे, 3 इंटू 10 प्लस 8 ऐसे बनाओगे ना। तो यानी कि अगर मैं इसका रिवर्सिंग नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। यानी कि जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे आ गया, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट पे आ गया। ठीक बा, चलो अब उसके आगे की कार्यवाही हम करेंगे। कार्यवाही कैसे करेंगे, क्या कहता है वो, उसको समझ के। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, जब मैं उसको 7 टाइम्स करता हूं इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स होगा रिवर्सिंग नंबर के। यही तो बोला उसने। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, एक एक लाइन को अगर आप पकड़ के चलोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप बस समझ जाओ यार, 7 इंटू 10x प्लस और 10y प्लस x, और रिवर्सिंग नंबर था हमारे पास 4 इंटू 10x प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा करो इसको, प्लस 4y है ना, तो ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो ये 70 में से 4 गया तो 66y हो जाएगा, और 40 में से अगर मैं 7 को घटा दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 33x हो जाएगा। तो x जो है 2y इज इक्वल्स टू x के बराबर है, 2y इज इक्वल्स टू x के बराबर है, 2y इज इक्वल्स टू x के बराबर है। अब अगले आगे आगे एक स्टेप को समझो। अब उसने बोला है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3। जो 2 डिजिट हैं आपके पास, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट थी आपके पास, x वाली थी, टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट थी आपके पास, y वाली थी। इनका जो डिफरेंस है बेटा कितना है, 3। अब जनरली बच्चे क्या लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्यों भैया, हम y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। उसने डिफरेंस बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल है। अब जरूरी थोड़ी है x माइनस वाई ही 3 के बराबर हो, y माइनस एक्स भी तो 3 के बराबर हो सकता है ना। आपको पता थोड़ी ना है कौन सा डिजिट बड़ा है, y बड़ा है या फिर x बड़ा है। जरूरी नहीं है टेंस प्लेस वाला ही बड़ा हो, या फिर जरूरी नहीं है यूनिट प्लेस वाला ही बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो सकता है ना। जैसे अगर मैं दिखाऊं 24 और 42, यहाँ पे यूनिट वाला बड़ा है, यहाँ पे टेंस वाला बड़ा है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो कौन सा वाला ले, x माइनस वाई ले या फिर y माइनस एक्स ले। जनरली आपको दोनों इक्वेशंस को लेना पड़ता है, और एक बारी इसके साथ ये रख के सॉल्व करोगे, एक बारी इसके साथ ये रख के सॉल्व करोगे। जनरली ऐसा करना पड़ता है हमें, बट यहां पे ऐसा नहीं करना। यहां पे ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां से हमें जो चीज पता चल रही है वो कह रहा है कि y को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मुझे x मिलेगा। अब मान लो y की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगर y 4 है तो x कितना आ गया, 8। यानी कि x क्या होगा, y से बड़ा होगा, और x अगर y से बड़ा होगा तो x क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे, x को पीछे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा नंबर अगर पीछे होगा तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए उस हिसाब से। तो ये वाली इक्वेशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सब जगह पे दोनों इक्वेशंस कैंसिल, दोनों में से कोई एक इक्वेशन कैंसिल नहीं होती है, ज्यादातर जगह पे हमें दोनों लिखनी होती है अगर डिफरेंस होता है तो। डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस के सिर्फ 1-2 ही सवाल हैं, कहीं कहीं पे आपको दोनों इक्वेशंस लेना होता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आ जाता है। जैसे 24 और 42, एक से 24 आएगा, एक से 42 आएगा, बस ये फर्क रहता है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2y, चिपकाओ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू तो आ गई भैया 3, y अगर 3 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3, x आ गया हमारे पास 6। अब नंबर क्या था हमारे पास, नंबर था हमारे पास
10 इंटू 3 प्लस 36 आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है भैया, आ जाओ। नवा सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है आप लोगों के पास, बट आ जाता है कभी कभार कि आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आपको ग्राफ बनाना है और शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस टू द एक्स एक्सिस। पहला क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। दूसरा क्या है आपके पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस है। दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमने कैसे बनाया था, 9th ग्रेड में हमने सीखा है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 6, और y की वैल्यू अगर मैं 0 रख लूं तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी बेटा, 3 आ जाएगी। आई होप ये आपको आता होगा ग्राफ बनाना, है ना। आई होप ये ग्राफ बनाना आपको आता होगा। कौन फोन कर रहा भाई, उठा दूं, छोड़ो, नहीं उठाता। कोई कमेंट में ये नहीं लिखेगा गर्लफ्रेंड फोन कर रही है, क्योंकि वो नहीं कर रही है। आ जाओ। अब यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, और y को अगर मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि x मेरे पास फिर दोबारा से 0 आ जाएगा, तो x को एक काम करते हैं, x को 2 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। मतलब सॉल्व करोगे तो x की जगह पे 2 रखा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू वाई, है ना। ये निकाल लोगे आप। अब पहला सोल्यूशन बन गया आपके पास 0,6, दूसरे वाले से बन गया हमारे पास 3,0, 0,3 मत लिख देना भाई, x वाला आगे लिखते हैं, y वाला पीछे। इसका बन गया 0,0, इसका बन गया 2,4, है ना। तो ये 9th ग्रेड में हमने इनके सॉल्यूशन निकालना, ग्राफ बनाना सीखा हुआ है ना, सीखा हुआ है। तो ये आ जाता है कभी कभार। अब जब आप ये ग्राफ बनाओगे, कुछ लोग कहते हैं कि 3 सॉल्यूशन निकालो, बट मैं कहता हूं 3 सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप 2 सॉल्यूशन से भी काम चला सकते हो। कोई भी लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसलिए कम से कम 2 सॉल्यूशन तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा आप 3 निकालो, 4 निकालो, आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट करना है तो। ठीक है, अब ये एक लाइन ये बन गई हमारे पास, और एक लाइन हमारे पास ये बन गई। अब उसने बोला था x एक्सिस के साथ ये जो एरिया बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया निकालना है। तो बेटा इसके वर्टेक्स से, ये इसका वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे 1,4 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा ये कितना होगा, 4 यूनिट होगा। और ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है बेटा, ये कितना है, 1 और इसके आगे 3, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 4। तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट भी इतनी है, ये भी इतनी है, तो 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक बा, चलो आ जाओ। अगला सवाल, आखिरी सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल मैंने लगभग बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स एग्जाम में देखा है, बहुत सारे सैंपल पेपर में देख लिया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साल 2012 में भी ये सवाल आया था, 3 मार्क्स का ये सवाल रहेगा। और किस प्रकार से पूछा जाएगा, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of children. Find the age of father. एजेस वाले क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, वहां से आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की। आओ समझो क्या कहता है ये। कहता है 2 चीजें हैं, एक है पापा और एक है 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन, चिंटू और मिंटू। ठीक है, पप्पा की एज, आज प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज। एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज बहुत मैटर करता है, प्रेजेंट एज। 2 बच्चे हैं, एक की प्रेजेंट एज ए मान लेते हैं, एक की प्रेजेंट एज बी मान लेते हैं। अब उसने क्या बोला, द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, है ना। और इन दोनों की एजेस का सम जो है वो मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया, यानी कि a प्लस बी किसके बराबर है, y है, क्योंकि उसने बोला दोनों बच्चों की एजेस का सम। तो पप्पा की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना है, y है। ठीक है, तो क्या बोला, द एजेस ऑफ फादर, जो भी पापा की एज है, पहले वाले कंडीशन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या कहता है, पहले ये कहता है, पहला वाला केस क्या कहता है, पापा की जो एज है वो किसके बराबर है, इज
ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ सन, वो बच्चों की एज के सम के 2 गुना है, वो बच्चों की एज के सम के 2 गुना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं 2x इज इक्वल्स टू वाई, उन्हें समझ नहीं आता है 2 इधर मल्टीप्लाई करूं या इधर मल्टीप्लाई करूं। एजेस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल होता है इसको पहचानना। अब मुझे एक चीज बताओ, पप्पा बड़े होंगे या बच्चे बड़े होंगे? ऑब्वियस सी बात है पप्पा ही बड़े होंगे, बट यहाँ पे तो सम है एजेस का, तो एजेस दोनों की एज को ऐड करके वो बड़ा हो सकता है ना। यहाँ पे तो वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, बट जनरली आपको जो बड़ा होगा ना उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जो छोटा होता है उससे मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सम तो बड़ा हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। द फादर इज इसका मतलब इक्वल टू इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। पापा की एज जो है एक्स है, वो बच्चों की एज के 2 गुना है, बच्चों की एज के 2 गुना है पापा की एज। पापा की एज आ गई। आ जाओ आगे क्या कहता है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल आगे चलते, प्लस 20 ईयर्स, 20 साल बाद, 20 साल बाद जो पापा की एज होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। और बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या लिख देते हैं, y प्लस 20 लिख देते हैं। यही एक ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट को। एवरेज बच्चा इसको y प्लस 20 लिखेगा, बिलो एवरेज तो इस सवाल को ही छोड़ देगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, इसको y प्लस 20 लिखेगा। लेकिन 20 साल बाद इसकी एज में भी तो 20 ईयर्स का इजाफा होगा और इसकी एज में भी तो 20 ईयर्स का इजाफा होगा। दोनों की एज 20 साल बाद इसकी जो एज होगी वो a प्लस 20 हो जाएगी और इसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, b प्लस 20 हो जाएगी। अब इनका अगर मैं सम करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, और a प्लस बी कितना है y। तो ये जो एक्चुअल होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, y प्लस 40, ये होगा। समझ गए? अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। पापा की जो एज है 20 साल बाद, पापा की एज कितनी है, x प्लस 20 है। 20 साल बाद पापा की जो एज है वो अपने बच्चों की एजेस के सम के इक्वल है। बच्चों की एजेस कितनी थी, a प्लस 20 b प्लस 20, इनका सम कितना है, y प्लस 40 आ गया। तो ये दोनों बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y प्लस 20। ये x की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है तो 2y इज इक्वल्स टू y प्लस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। y अगर 20 आ गया तो x भी निकाल लो आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू 40 आ जाएगी। पापा 40 साल के, दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना है, 20 है। प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, आप इनकी इंडिविजुअल एज नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि इंडिविजुअल एज क्या है दोनों की, नहीं निकाल पाओगे, और एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं ऐसा। ठीक है, चलो। तो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी मेक श्योर कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपका, एक तो डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से होगा, जिसमें आपको 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक पे क्लिक करो, एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फोन वोन पे OTP आएगा, जो भी आएगा वो हो जाएगा, शीट खुलेगी, शीट में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई बच्चा अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, है ना, बट अभी आजकल थोड़ा सेशंस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो डिले हो सकता है। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है जी, चलो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अभी मिलते हैं 10:30 बजे मॉक टेस्ट पेपर पे, फोड़ना वहाँ पे, है ना, और फिर देखेंगे किसका कितना स्कोर आ रहा है। चलो, टाटा बाय बाय, सी यू सून।